नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंघल आप लोगों का संस्कृत की कक्षा में अभिवादन स्वीकार करती हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पहले अध्याय में आप लोगों को वर्ण परिचय पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों को शायद समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट प्रत्याहार प्रकरण आप लोगों के समक्ष आप लोग की कक्षा में उसे समझाने के लिए आई हूँ। प्रत्याहार प्रकरण मीन्स प्रयत्न, अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। इसमें प्रत्याहार प्रकरण में भी अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न क्या है वो इसे मैं आप लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत समझाऊंगी। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में जो प्रयत्न, जो यत्न, ये जो कोशिश हम करते हैं उच्चारण करने की है, आवाज जो हमारी निकलती है वो थोड़ी प्रयास करने से निकलती है, जो हम जिससे हमें ऐसे चेष्टा करनी पड़ती है निकालने के लिए। तो जिस हमारे मुख प्रदेश में जिस अवयव को टच करते हुए बाहर निकलती है, उस टच करने वाले प्रदेश से उस ध्वनि का, उस वर्ण का, उस शब्द का नाम पड़ जाता है और वो नाम मैं इस अभ्यंतर तालिका में आप लोगों को समझा रही हूँ। कैसे? देखिए, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ये एक मेन अभ्यंतर प्रकरण की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि जब हम मुख से कोई बात या कोई वर्ण या कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो कैसे होता है? स्पष्ट में हमारा पूरा व्यंजन आता है, और स्पष्ट में क्योंकि इसमें हमने हल नहीं है, हल मीन्स रेफ नहीं लगा हुआ है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, इसमें आ का समावेश है। तो स्पष्ट व्यंजन में बोलते हुए हमारा मुख खुलता है और हमारी स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर आवाज आती है। वो कैसे? मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। क, खा, ग, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, ड, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए बच्चों, यदि इसमें मैं रेफ लगाती हूँ तो ये शुद्ध व्यंजन होता है, तो मुझे इसका उच्चारण करने में ये आवाज क्लियर नहीं आएगी, क इस तरह से बोलूंगी। लेकिन इसमें आ का समावेश है, इस वर्ण इसमें मिला हुआ है, इसलिए मैंने स्पष्ट आवाज में उच्चारण करके प्रयत्न करके ये वाली आपको वर्ण पढ़कर समझाए हैं। अब ईसत स्पष्ट मतलब थोड़ा सा जो स्पष्ट में बोलने की कोशिश करें उसमें थोड़ा सा अटकाव है। वो कैसे? वो वाले जो शब्द होते हैं वो ही हमारे चार हैं जो थोड़े से स्पष्ट नहीं बोल पाते, जैसे कि य, र, ल, व। अब य, र, ल, व में भी ह्रस्व है, लेकिन इनका उच्चारण करने में स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा हिचकिचाहट है, तो इसको ईषद स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। फिर आता है ईषद विव्रत। ये तो विव्रत, इसमें भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। कैसे? श, श, स, ह। मतलब इसको बोलने में भी थोड़ा सा उच्चारण मुख थोड़ा हमारा उच्चारण करते हुए प्रयत्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुख कम खुल रहा है। अब विव्रत आता है इसी तालिका के अंतर्गत, इसका चौथा भेद है विव्रत। उसमें हमारे जो मुख का देखना किस प्रकार से हमारी अभिव्यंजना होगी। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, आओ। मतलब कहने का था कि हम खुलकर बोल रहे हैं, उच्चारण करने से स्पष्ट आवाज आ रही है, तो ये हमारी विव्रत प्रयत्न के अंतर्गत आता है। फिर आता है समृत। समृत विव्रत के जस्ट अपोजिट है। समृत में ह्रस्व आ का ही होता है, क्योंकि उच्चारण में थोड़ा मुख कम खोलते हैं। समृत में मुख कम खुलने की वजह से ह्रस्व का ही होगा, जैसे छोटा आ, छोटी ई, उ आदि। ये हमारे प्रयत्न है 5। इन पांच प्रयत्न को मैंने आपको बता दिया, और ये हमारे सब वर्ण है। इन वर्णों को अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, इसे 5 भेद के अंतर्गत मैंने आपको समझाया है। अब आता है अभ्यंतर प्रयत्न, तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसके विषय में आपको
डिटेल से बताती हूँ। इन्हीं पॉइंट को दोबारा समझा रही हूँ कि जैसा कि शीर्षक से ही प्रतीत हो रहा है कि अंदर से अर्थात मुख से जो हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है आवाज, मुख के कौन सा भाग जो है कहाँ टच हो रहा है, और हमारा स्वर तेज निकल रहा है या धीरे निकल रहा है, आवाज दब रही है या उठ रही है। इन 5 भेदों के अंदर ही ये सब विग्रह होता है। फिर भी मैं आपको स्पष्ट इसको डिटेल में समझाती हूँ कैसे। जैसे स्पष्ट है, जीभ के द्वारा उच्चारण करते हुए इन स्थानों को स्पर्श करता है। मुख जीभ के अंदर जो वर्ण हम उच्चारण करते हैं और वो कहाँ हमारी जीभ टच हो रही है, तो कहाँ स्पर्श कर रही है, इसलिए वो व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न के द्वारा आप लोगों को समझाए जाते हैं या हम लोग सब मिलकर उच्चारण करते हैं, और वो उसका वर्गीकरण स्पष्ट के अंतर्गत आता है। यह स्पष्ट वर्ण जो है क से मा तक है, इसमें स्वर का भी मेल है, अर्थात कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के व्यंजन जो है स्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत या प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उनको उच्चारण करने में हमारा ये वाला प्रयत्न लगता है। फिर आता है ईशत स्पष्ट, जैसे कि ईशत मतलब कुछ थोड़ा टच होना उच्चारण करने में, वो स्थान जो कि स्पष्ट में हो रहा था। कैसे? वर्ण उच्चारण करने में थोड़ा समय लगना, ऊपर वाले से थोड़ा कम समय लगेगा, और वो वर्ण हमारे हैं य, र, व और ल। अब हमारा तीसरा वर्ण आता है विव्रत। विव्रत है वर्णों के उच्चारण करने में, जो हम वर्ण बोल रहे हैं उनको उच्चारण करने में क्या प्रयत्न होता है, उनमें कंठ का मुक्त भाव से खुलता है, मतलब जो मुंह है हमारा कंठ है वो मुक्त भाव से खुलता है, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती, और वो स्वर है हमारे पूरे के पूरे हमारे जो स्वर है आ से लेके ओ तक हम उनका उच्चारण करते हैं, तो खुले उससे करते हैं उसे। कैसे? आ ई उ ए आई ओ औ। आया समझ में? ठीक है। और चौथा है हमारा ईशत विव्रत। ईशत विव्रत में है थोड़ा सा उच्चारण करने में मुख का थोड़ा कम खुलना, और ये वर्ण है हमारे श, स, र। देखिए इनके उच्चारण करने में कितना कम समय भी लग रहा है, और हमारा मुंह भी पूरा नहीं खुल रहा है, इसलिए इसको ईशत विव्रत प्रयत्न के अंतर्गत रखे गए हैं। 5वां है समृत। समृत में वर्ण उच्चारण में कंठ का कम खुलना, और इसमें कंठ भी कम खुल रहा है, उसमें तो मुख कम खुल रहा था, इसमें कम खुल रहा है कंठ। विव्रत का जस्ट अपोजिट है ये। विव्रत तो पूरा खुलता है, असमृत में थोड़ा कम खुलता है। क्या? कंठ, मुख। और हिस्से आते हैं इसमें। हिस्से में आ का प्रयोग के अनुसार, अर्थात जैसे आ बोलने में, हिस्से आ के बोलने में कम समय लगता है, इसी प्रकार से समृत में जितने भी हमारे हिस्से स्वर हैं उन सब में जो समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, कम प्रयत्न करना पड़ता है, और वो समृत के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये हमारे अभ्यंतर के अंतर्गत 5 संख्या में 5 प्रयत्न हैं जो मैंने आपको बताए। अब इसी तरह से इसका दूसरा है अभ्यंतर, वो तो अभ्यंतर था, और ये बाह्य प्रयत्न है। अब हमारे को बाहर के प्रयत्न करने हैं, तो वो तो मुख के अंदर प्रयत्न हो रहे थे, है तो ये मुंह के अंदर ही, लेकिन जीभ वगैरह इन सब से थोड़ा अलग है। इसमें सांस का, ताकत का क्या प्रभाव होता है, कैसे कितनी लगती है, कौन से वर्ण में कैसे उच्चारण होता है, वो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इस तालिका में ये समझाया गया है। ये भेद में 11 हैं, अर्थात इसके 11 भेद हैं, और जो इस तालिका में दर्शाया गया। ये प्रयत्न है, ये भी प्रयत्न है, और ये भी प्रयत्न है, और ये भी प्रयत्न है। इनको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। विवार, श्वास और अघोष ये 3 है, और संवार, नाद, घोष ये 3 है, मतलब 3 प्रयत्न है। और अल्पप्राण, महाप्राण इसमें 2 बार प्रयत्न करना पड़ रहा है, और उदात, अनुदात और सवृत ये 3 तरह से हमको प्रयत्न करना पड़ रहा है इनके उच्चारण करने में। वर्णों के उच्चारण करने में इसमें 3 तरह से प्रयत्न करना पड़ता है, इसमें 3 तरह से प्रयत्न करना पड़ता है, इसमें 2 तरह से प्रयत्न करना पड़ता है, और इसमें भी 3 तरह से। कैसे?
क ख च छ ट ठ त थ प फ। और अघोष है श श स। मतलब अघोष मतलब थोड़ी कम आवाज निकल रही है, श्वास भी हमारी थोड़ी धीरे चल रही है, और ये विवाह के अंतर्गत आते हैं। फिर 3 प्रयत्न है संवार, नाद और घोष। अब इसमें संवार, नाद और घोष ये तीनों इसमें लगे हुए हैं। इनके इन वर्णों का उच्चारण करने में प्रयत्न, इन तीनों का प्रयत्न हुआ है। ग घ अंघ, ज झ इया, ड ढ अण, त ध न, ब भ म। अब इसके ग के साथ य वाले में व, ड वाले के साथ र, और द के साथ ल, और बा के साथ हा। साथ में ये भी गिने जाएंगे, या इन्हें यूं भी कह सकते हैं ग घ अंग य, ज झ य व, ड ढ अण र, द ध न ल, ब भ म ह। ये 20 है, ये संख्या में 20 है। और इनका प्रयत्न, इनको बोलने में जो हमने प्रयत्न किया उसमें संवार भी आ गया, नाद भी आ गया और घोष भी आ गया। अब इन दो को दूसरा है, तीसरा हमारा जो है प्रयत्न है अल्प प्राण और महाप्राण। इनका उच्चारण करने में थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ी सी ताकत लगती है। और ये हमारे जो वायु है, जो हमारा श्वास का है, वो थोड़ा सा मुख खुलता है और श्वास भी थोड़ी कम लगती है। और महाप्राण, महाप्राण के शब्द से ये कि जोर से बोलना पड़ता है, ताकत भी लगती है और सांस भी जरा तेज चलती है। जैसे क ख अंघ य, च झ इया व, ट ड अण र, द त न ल, प ब म। है ना, मतलब वो पूरा नहीं खुला, कम खुला। और महाप्राण में खा घा श, छ झ श, ठ ढ स, ध थ ह, फ ब। इससे हम तेज बोल रहे हैं तो पूरा का पूरा मुंह खुल रहा है, तो ताकत भी लग रही है और हमारा श्वास भी थोड़ा तेज चल रहा है, तो इसको महाप्राण करते हैं। फिर उदात, अनुदात और सभी। अब उदात मतलब जो इनका उच्चारण करने में कहीं जीभ जो है ऊपर लगती है, और जब उसको तो उदात बोलते हैं, और जिनको हम उच्चारित करने में हमारी जीभ नीचे की तरफ लगती है तो उसको अनुदात कहते हैं। और जब इन दोनों के बीच में कोई स्वर इन दोनों के बीच में टच करता है तो उसको सवित कहते हैं। ये हिश और दीर्घ स्वर में आते हैं, उदात, अनुदात और सवित। अ, ई, उ, री, रे, ए, ऐ, ओ, औ। आप देखिए, जैसे हमने उच्चारण करा तो कभी तो हमारी तालु कंठ बोले, तो हमारी जो जीभ है कभी कंठ में लग रही है, कभी तालु में लग रही है, कभी उन दोनों के बीच में लग रही है। तो ये हमारा जो प्रयास है, हमारा जो प्रयत्न है, या हमारी जो चेष्टा है, वो उदात भी हुई, अनुदात भी हुई और सवृत भी हुई। इस प्रकार से ये हमारे प्रयत्न किस तरह से, 3 प्रयत्न इस तरह से हुए, 3 प्रयत्न इस तरह से हुए, 2 इस तरह से हुए। 3 प्रयत्न में आए विवाह, श्वास, अघोष, और तीसरे 3 में आए संवार, नाद, घोष, और 2 प्रयत्न आए अल्पप्राण, महाप्राण, और 3 प्रयत्न आए हमारे स्वरों का उच्चारण करने में उदात, अनुदात और सवृत। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों की समझ में। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आकर आप बताइए, और जो भी आप लोगों की कोई परेशानी होगी और आपको जो समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। अब जैसे पिछले उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था, इसी प्रकार से जो हमारे प्रयत्न हुए, विवाह, श्वास, अघोष, इन सब के विषय में यहाँ फिर मैं दोबारा से आपको विस्तार से समझा रही हूँ। देखिए, विवाह, विवाह जो है वर्ण उच्चारण के समय मुख के खुलने को विवाह कहते हैं। अर्थात वर्ण का जब मैंने उच्चारण करा या आप उच्चारण करेंगे तो उस समय जो है मुख पूरा खुलेगा, उसको, उस खुलने की क्रिया को, उस प्रयत्न को हम विवाह कहेंगे। फिर है संवार, मुख का संकुचित होना या थोड़ा सा खुलना, उसको हम संवार कहलाते हैं। तालिका में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, सारे वर्ण मैंने लिखवाए हुए हैं, तो इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उनका थोड़ा सा मैं विस्तार से बता रही हूँ कि संवार क्या है, विवाह क्या है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब आप समझ लीजिए। फिर है श्वास, जिस वर्ण उच्चारण के समय श्वास की गति
प्रभावित होती है तो उस वर्ण को श्वास प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी वर्ण को बोलने में सांस थोड़ा ऊपर जा रही, थोड़ा नीचे जा रही है, तो सांस की प्रतिक्रिया कैसी चल रही है, कैसी श्वास चल रही है, उस प्रयत्न को हम श्वास प्रयत्न कहते हैं। फिर है नाद। जिन वर्णों के उच्चारण करने में विशेष प्रकार की अव्यक्त ध्वनि निकलती है। हमें नहीं पता नाद का मतलब कोई नगाड़े नहीं बज रहे हैं, लेकिन जिनको उच्चारण करने में कुछ गुनगुनाहट सी आती है तो वहां हम उस प्रयत्न को हम नाद प्रयत्न कहते हैं। अब देखिए घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, घोषणा सी होती है, गुनगुन की आवाज होती है, तो वहां हम घोष प्रयत्न कहते हैं। उस प्रयत्न को हम घोष कहते हैं। फिर अघोष, वही उसका विपरीत है ना। घोष में तेज आवाज है, अघोष में थोड़ी दबी हुई आवाज आएगी। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में विशेष ध्वनि नहीं निकलती, इसमें तो निकलती है घोष में, और अघोष में नहीं निकलती, तो वहां पर हम अघोष प्रयत्न मानते हैं। अर्थात जो ध्वनि धीरे निकलती है, दबकर निकलती है, तो उस प्रयत्न को हम अघोष प्रयत्न कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अल्प प्राण पर। अल्प प्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करने में थोड़ा अल्प वायु या थोड़ा सा प्रयत्न लगता है, मतलब एनर्जी कम लगती है, तो उसको हम अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा, हमारी प्राणवायु थोड़ी खर्च हुई है, थोड़ी लग रही है, इसलिए हम इसको अल्प प्राण प्रयत्न कहते हैं। अब आता है महाप्राण। अब महाप्राण के अंतर्गत वही उसका उल्टा, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक खर्च होती है वहां महाप्राण प्रयत्न समझा जाता है। कैसे? जैसे कि हमने किसी चीज को बड़ी बोलने उच्चारण करने में बड़ी शक्ति लग रही है, आवाज तेज निकालनी पड़ रही है, तो वहां हमारा जो उच्चारण है वो तेजी से हो रहा है और पूरा मुंह खोल कर होता है, तो वहां पर आता है महाप्राण प्रयत्न। उदात्त अनुदात सवृत, ये जो है हमारे आते हैं स्वर के अंतर्गत। उदात्त अनुदात सवृत, इन तीनों को एक साथ मैंने इसलिए लिखा है कि ये तीनों की तीनों जो हमारे प्रयत्न हैं ये केवल 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 स्वर में ही यूज होते हैं। जैसे इनका प्रयोग स्वर युक्त व्यंजनों में होता है। कैसे होता है? व्यंजन में जब स्वर होगा, स्वर है ना, इसलिए उदात्त अनुदात स्वरित हो रहा है। अगर प्योर व्यंजन होगा तो ये तीनों चीज बिल्कुल भी यूज नहीं होती है। मुख में कंठवा तालु आदि भागों में जब उच्चारण ऊपरी भाग से होता है, नीचे के भाग से होता है, वही जब हम बोल रहे हैं जो चीज ऊपर टच हो रही है तो उसको हम उदात्त कहते हैं। जब चीज नीचे की तरफ टच हो रही है उसको अनुदात्त कहते हैं। और जब हम सवृत कहते हैं, सवृत उसको कहते हैं जब उदात्त और अनुदात्त के बीच में जो हमारा बोलने का उच्चारण करने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम सवृत प्रयत्न कहते हैं। यह प्रत्याहार निरूपण क्या चीज है? अभी हमने प्रत्याहार के विषय में पढ़ा है, उच्चारण का ही हमने अभी तक देखा है, लेकिन हमारे जो पाणिनि व्याकरण आचार्य हैं उन्होंने 14 सूत्र का निर्माण किया, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो वे छोटे छोटे संकेत उन 14 सूत्रों में से उन्होंने आगे प्रत्याहार बनाए हैं। कैसे? उनको सांकेतिक भाषा में लाके उनको सूत्र में हलंत वर्ण करते हुए, हलंत लगाते हुए, सूत्र में हलंत का प्रयोग करते हुए उन्होंने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला अण, जो देखिए, जो ये बाद वाला जो अक्षर है जिनमें आपका रेफ लगा हुआ है, ये कहने को तो सूत्र है, लेकिन इनका णा का कहीं से कहीं तक भी उस सूत्र में वर्णन नहीं होगा। अण णा हट जाएगा। इस तरह से आगे की भी हैं, तो मैं सिर्फ इसकी रीडिंग कर रही हूँ। वैसे तो आप लोगों ने काफी विस्तार से सुन लिया है, समझ लिया है, बस इनका प्रत्याहार कितने हैं 42 है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला अण, दूसरा अक, तीसरा अच, चौथा अट, पांचवा अण, छठा अम, सातवां अंश, आठवां अल, नौवां इक, 10वां इच, 11 इन, 12वां रुख, 13वां एंग, 14वां एज, 15वां एच, 16वां हश और 17वां हल, 18 यण, 19वां यम, 20 यन, 21 यह, 22वां है यर, 23वां है वश और 24वां है वल, 25वां है रल, 26वां है मय, 27वां है यंग मतलब अनुनासिक अणा अरमा, 28 है झश, 29वां है ईश और 30वां है जय।
इसी तरह से 31वां है झर, 32वां है झल, 33वां है भस, 34वां है जश, 35वां है वश, 36वां है खय, 37वां है खर, 38 है छव, 39 है जय, 40वां है चर, 41वां है शर, 42 है शर। इस प्रकार से इन सूत्रों को आप समझे। ये हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं में से निकले हुए 42 हमारे सूत्र हैं जो कि संस्कृत व्याकरण में प्रयोग में आते हैं। नमस्कार।